17 मई 1933 की आधी रात अंडमान की सेल्यूलर जेल का यार्ड 5 विंग एक अजीब से खौफनाक सन्नाटे में डूबा हुआ था। जेल के अस्पताल में एक 28 साल के जवान क्रांतिकारी महावीर सिंह को उनकी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए फोर्स फीड यानी जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था। जेल के ब्रिटिश डॉक्टर एज के ऑर्डर पर गार्ड्स ने उन्हें बिस्तर पर दबा रखा था और नाक के रास्ते एक रबर ट्यूब उनके पेट में डाली जा रही थी। महावीर सिंह ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूध उनके पेट की जगह सीधे उनके फेफड़ों में चला गया। रात के 12 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और उनके शव को एक बोरे में पत्थरों के साथ बांधकर चुपचाप समंदर के काले पानी में फेंक दिया गया। यह कोई हॉलीवुड की हॉरर फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश राज के दौरान भारत की सबसे खौफनाक सेल्यूलर जेल यानी काला पानी का असली सच था। काला पानी सजा के दौरान सेल्यूलर जेल में हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों को किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, वह जेल क्यों इस धरती पर जीता जागता नरक थी और कितनी बेहिसाब तकलीफें झेलकर हमारे वीर सपूतों ने हमें ये आज़ादी दिलाई है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ विपिन त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार की सामान्य जेलें क्रांतिकारियों से भर गई थीं, लेकिन इसके बावजूद आज़ादी की लड़ाई की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। तब उन्होंने वाइपर आइसलैंड पर एक ओपन जेल बनाई, लेकिन अंग्रेजों की ये कोशिश काफी नहीं थी, क्योंकि पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई में कूदने वाले क्रांतिकारियों का नंबर बढ़ता जा रहा था और तमाम यातनाओं के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत उन पर काबू नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ सकें, और इसी काम के लिए अंडमान आइसलैंड को चुना गया। हालांकि इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस वक्त की धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक समंदर पार करने का मतलब था अपना धर्म और जाति खो देना। उस समय ऐसा माना जाता था कि समुद्र पार करने से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, और अंग्रेजों ने इसी साइकोलॉजिकल फियर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। 10 मार्च 1858 को जंजीरों से जकड़े हुए 200 विद्रोहियों का पहला जत्था अंडमान के तट पर उतरा। अगले 3 महीनों के भीतर कैदियों की संख्या 773 तक पहुंच गई। शुरू में इन बंदियों को घने जंगलों को साफ करने और बस्तियां बसाने के एक्सट्रीमली हार्श और बेरहम काम में झोंक दिया गया। मौत का आंकड़ा भयावह था। जून 1858 तक के आंकड़ों के अनुसार कई लोग बीमारियों से मारे गए। 140 से ज्यादा कैदी भागने की कोशिश में जंगलों में गायब हो गए, जिन्हें या तो ट्राइबल्स ने मार दिया या वे भूख से मर गए, और जो पकड़े गए उनमें से 87 को एक ही दिन फांसी दे दी गई। जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत में वाइपर आइसलैंड पर क्रांतिकारियों को ओपन बैरक जेल में रखा जाता था, और फिर 1896 में अंडमान आइसलैंड पर सेल्यूलर जेल का निर्माण शुरू हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हुई। इसे पैनोप्टिकॉन डिजाइन पर बनाया गया था, यानी एक विशाल साइकिल के पहिए की तरह। इसमें 7 विंग्स थीं और बीचों बीच एक सेंट्रल वॉच टावर था, जहां से गार्ड्स सब पर नजर रखते थे। निगरानी की व्यवस्था ऐसी थी कि कैदियों को ये पता ही नहीं चलता था कि उन पर नजर कहां से रखी जा रही है। इस जेल में कुल 693 से 696 सोलिटरी सेल्स थीं। इसका सेलुलर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कोई बड़ी बैरक नहीं थी जिसमें कई कैदियों को एक साथ रखा जाए। इसकी जगह सिर्फ अकेले रहने के लिए छोटी छोटी कोठरियां थी। इसका डिजाइन इतना चतुराई से बनाया गया और ब्रूटल था कि एक विंग की कोठरी का सामने का हिस्सा दूसरे विंग के पिछले हिस्से की दीवार की तरफ खुलता था। मतलब एक कैदी दूसरे कैदी की शक्ल तक नहीं देख सकता, बात करना तो दूर की बात थी। आप ऐसा समझिए कि उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया था। दोस्तों, यहाँ का सबसे बड़ा विलेन था डेविड बैरी। यह एक आयरिश जेलर था जो 1905 से 1919 तक यहाँ रहा। वह नए आने वाले कैदियों से साफ कहता था कि यहाँ की धरती पर मैं ही भगवान हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो भगवान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा।
इस जेल में फ्रीडम फाइटर्स की डेली रूटीन लाइफ एक जीते जागते नर्क जैसी थी। उन्हें कोल्हू में बैलों की तरह जोता जाता था। एक दिन में उन्हें 30 पाउंड यानी करीब 13 से 14 किलो नारियल या सरसों का तेल निकालना होता था, जो एक बैल के लिए भी इम्पॉसिबल टास्क था। टारगेट पूरा ना होने पर उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था, कोड़े मारे जाते थे और खाना नहीं दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें नारियल को पीट पीट कर उनके रेशे निकालने का काम दिया जाता था, जिससे उनके हाथ बुरी तरह कट जाते थे और खून निकलने लगता था। इस जेल में भारत के कई महान नायकों ने सजा काटी। वीर सावरकर को 1911 में 50 साल की सजा सुनाकर यहाँ लाया गया था। उन्हें सेल नंबर 52 में रखा गया था। उन्हें भी यहाँ कोल्हू चलाना पड़ा और एक बार तो कोल्हू में चलते चलते वे दर्द और थकान से बेहोश होकर गिर पड़े थे। इस तरह के हजारों टॉर्चर ये महान क्रांतिकारी रोज सहते थे। जेल की सबसे खौफनाक सजा तो फोर्स फीडिंग थी। वैसे तो ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि खाना ना खाने वाले कैदियों को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था। लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती खाना कैसे खिलाते थे, ये सुनकर भी आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल जेल के अत्याचारों के विरोध में जो क्रांतिकारी खाना खाने से मना कर देते थे, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनकी नाक में एक रबर की पाइप डाली जाती थी और उससे उनके पेट में दूध, शक्कर और अंडे का लिक्विड भरा जाता था। इस दौरान कई बार पाइप उनके फेफड़ों में चली जाती थी और उसमें दूध भर जाता था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। उन कोठरियों में टॉयलेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसके लिए कैदियों को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता था और गलती से टॉयलेट फर्श पर गिर जाए तो अगले दिन उन्हें दिन भर भूखा और खंभे से बांधकर पूरे दिन खड़ा रखा जाता था। टॉर्चर इस लेवल का था कि उल्लासकर दत्त जैसे क्रांतिकारी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वे पागल हो गए। एक और जवान क्रांतिकारी इंदु भूषण रॉय ने रोज रोज के टॉर्चर से तंग आकर अपने ही फटे हुए कुर्ते से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। गदर पार्टी के बाबा भान सिंह को डेविड बैरी के गार्ड्स ने इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। काला पानी की सजा के दौरान कोई भी अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता था। लेकिन इतने फिजिकल और मेंटल टॉर्चर के बाद भी इन महान हीरोज ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। मई 1933 में इन्होंने अपने बुनियादी अधिकारों के लिए एक हंगर स्ट्राइक की। इसी हड़ताल में जबरन खाना खिलाने यानी फोर्स फीडिंग, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की, उसकी वजह से महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा जैसे वीर सपूत शहीद हो गए। जब उनकी शहादत की खबर मेनलैंड भारत पहुंची तो देश भर में गुस्सा भड़क उठा और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आगे चलकर 37 दिनों की एक लंबी हंगर स्ट्राइक हुई, जिसके बाद जन दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 1937 और 38 के बीच ज्यादातर क्रांतिकारी कैदियों को वापस भारत भेज दिया गया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 में जापान ने आइसलैंड पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा। फिर आया 30 दिसंबर 1943 का वह ऐतिहासिक दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ का दौरा किया और पहली बार सेल्युलर जेल की जमीन पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया। आजादी के बाद 1979 में इस जेल को एक नेशनल मेमोरियल घोषित कर दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां इन बलिदानों को याद रख सकें। सेल्युलर जेल सिर्फ ईंटों से बनी एक इमारत नहीं है, यह हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स के अटूट साहस का प्रतीक है जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे क्रूर व्यवस्था भी नहीं तोड़ पाई। अगर आपको इस इतिहास के बारे में जानकर कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि उन गुमनाम नायकों की कहानी सब तक पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।